नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 शेल्टर यानी कि आवास। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी मरुस्थलीय आवास के जैविक घटकों में सम्मिलित होंगे। तो मरुस्थलीय आवास के जैव घटकों में, तो जैव घटकों में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं ये हमने बताना है। तो क्या मनुष्य जैविक घटकों में आता है? बिल्कुल आता है। जीव जंतु आते हैं, ये भी आते हैं। पेड़ पौधे आते हैं, ये भी आते हैं। यानी कि ये जो सभी है यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो जैव घटक होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जैव घटक हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, यानी कि जो सजीव होते हैं उन सभी को हम जैव घटकों के अंतर्गत रख लेते हैं। और ये जो मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे के सारे सजीव होते हैं, इनके अंदर जीवन पाया जाता है, इसीलिए हम इनको जैव घटकों के अंदर रख लेते हैं। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है। अगला है कि मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं। तो मरुस्थलों में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं, पानी में डूबे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, मरुस्थल है यहाँ पर, तो मरुस्थल के अंदर तो पानी होगा ही नहीं, तो डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा, वृक्षों के नीचे बैठते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं ना, ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी पत्तियां पतली होती हैं, छोटी होती हैं, और जो पत्तियां होती हैं अधिकांश वो कांटों के रूप में होती हैं। यानी कि जो छायादार वृक्ष होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो इनके नीचे बैठने का भी कोई सवाल नहीं बनता है। भूमि के नीचे रहते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि मरुस्थल के अंदर रहने वाले जितने जो जंतु होते हैं वो अधिकांशतः भूमि के अंदर बिल बना लेते हैं, और भूमि के अंदर बिल में वो रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनको गर्मी कम लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस समुद्री जीव की संरचना धारा रेखीय नहीं होती है। तो इनमें से किस समुद्री जीव की जो संरचना होती है वो धारा रेखीय नहीं होती है, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो मछली होती है उसकी जो संरचना होती है वो तो धारा रेखीय होती है, पर यहाँ पर हमने नहीं बताना है, तो ये तो सही है। अगला, घोंघा। देखिए, जो घेंगा होता है उसकी संरचना धारा रेखीय होती है, यानी कि ये भी है। ऑक्टोपस, तो देखिए ऑक्टोपस की संरचना नहीं होती है, और नहीं है हमने यहाँ पर बताना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। तो हमारे आस पड़ोस के जो तालाब होते हैं उनमें जो पौधों की संरचना होती है वो कैसी होती है। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है कि उनकी जड़ें नहीं होती है। तो देखिए, ऐसे तो भाई पौधे होते ही नहीं है कि जिसकी जड़ें नहीं होंगी, तो ये तो हो जाएगा गलत कि भाई जड़ें तो हर किसी पौधे की होती हैं, बस किसी की छोटी होती हैं तो किसी की लंबी होती हैं। ठीक है। उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, ये बिल्कुल सही है कि पानी में रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो तना होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है, इसी की वजह से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं। देखिए, चौड़ी तो होती हैं पर छोटी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनके तने ठोस ठोस नहीं होते हैं, हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है। तो जो पर्वतीय आवासों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। यहाँ पर इनकी त्वचा मोटी होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनकी त्वचा बिल्कुल मोटी होती है, बिल्कुल सही है ये। इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, बिल्कुल सही है कि देखिए, अगर इनकी त्वचा पर ये जो बड़े बड़े बाल होंगे तो ये क्या करेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में जो ठंडे एरिया होते हैं, बर्फ जहाँ पर पड़ती है, तो ये इनको बड़े बड़े बाल गर्मी प्रदान करते हैं, यानी कि इनको ठंड से बचाते हैं। इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनके खुर भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। यानी कि सारे के सारे सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि, कि जो ऊंट के पैर होते हैं वो सामान्यतः लंबे होते हैं, क्यों होते हैं। वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं, तो भाई वहाँ जो वृक्ष होते हैं वो ऊंचे होते हैं, इससे ऊंट के पैर लंबे या छोटे का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि देखिए, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे इसलिए होते हैं ताकि उनका जो शरीर है वो रेत से ऊपर रहे और वो गर्मी से बचे रहें। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वन्य संरक्षण से संबंधित है। तो वन्य संरक्षण से जो संबंधित स्थल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। घाना ये नहीं है, गिर ये भी नहीं है, शांत घाटी तो यही है शांत घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने हेतु उपाय है। तो इसके लिए जो उपाय हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास वृक्षारोपण, यानी कि अगर हमने मृदा अपरदन को रोकना है और मरुस्थल प्रसार को रोकना है तो उसका एक ही उपाय होता है, वो होता है वृक्षारोपण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो भारत के जो अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो किससे घिरे हुए हैं, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो भारत के जो अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं ये मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें किन घरों में पाई जाती हैं, यानी कि ये जो NO2 और CO जो गैसें होती हैं ये किन घरों से निकलती हैं, यहाँ पर ये पूछा गया। तो ये जो निकलती हैं ये निकलती हैं गैस कुकर वाले घरों से, यानी कि जहाँ पर गैस पर खाना बनाया जाता है कुकर के ऊपर, तो उन घरों से ये जो गैसें होती हैं वो अधिकांश मात्रा में निकलती हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है अब कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था वो हुआ था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 के अंदर स्थापित हुआ था नैनीताल जिले में। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। तो वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को जो संज्ञा प्रदान की जाती है वो की जाती है फॉर्मेशंस की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को हम फॉर्मेशंस भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। तो मरुस्थलीय पौधों की जो विशेषता है वो हमने यहाँ पर बतानी है। तो इनकी शाखाएं तिरछी होती है, नहीं, इनकी शाखाएं तिरछी नहीं होती, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं, और यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनकी जो पत्तियाँ होंगी आपको बहुत छोटी छोटी देखने को मिलेंगी, या फिर देखने को ही नहीं मिलेंगी, अनुपस्थित मिलेंगी। इनमें क्या होता है, पत्तियों की जगह पर कांटे पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई हम जितने भी जीव हैं जो स्थल पर रहते हैं उन सभी को सांस लेने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। परंतु जो समुद्र में रहते हैं उनको किस गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको जो ज़रूरत पड़ती है वो भी उनको भी ऑक्सीजन की पड़ेगी, और जो ऑक्सीजन है वो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि जल में घुलित ऑक्सीजन, और यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी आप जीव जंतु ले लेते हैं उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि आवासों की साफ सफाई एवं सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा घटक अधिक महत्वपूर्ण है। तो आवासों की साफ सफाई एवं सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा है, वो हमने यहाँ पर बताना है। उत्पादक, तो भाई उत्पादक का काम सिर्फ खाना बनाने का होता है, कोई साफ सफाई का नहीं होता है, तो ये तो कट हो जाएगा। हरित लवक, तो भाई हरित लवक का भी नहीं होता है। उपभोक्ता का भी नहीं होता। अपघटक, तो ये जो अपघटक होते हैं ये क्या करते हैं, चीज़ों को सड़ा गला कर उनकी साफ सफाई कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो निचले स्तर के जीवधारी होते हैं इनको हम अपघटक की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अनुकूलन का तात्पर्य है। तो अनुकूलन का क्या तात्पर्य है ये हमने यहाँ पर बताना है। तो अनुकूलन का जो तात्पर्य हो जाता है तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अनुकूलन नहीं होता है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों के प्रति स्वयं का सामंजस्य स्थापित करना, यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो ये क्या करते हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, उस परिस्थिति के प्रति अपने आप का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और यही अनुकूलन कहलाता है। ठीक हो गया। अगला है रैन बसेरा है। पहला ऑप्शन लिखा है कि गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना, तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो पूरा माइग्रेशन ही हो गया। ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना, ये भी नहीं हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, और यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जब कभी भी आपातकालीन स्थितियां आ जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी अस्थायी बस्तियां बना लेते हैं, और इसी को हम रैन बसेरा कह देते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है अब कि निम्नलिखित में से आवास का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, ये हमने यहाँ पर ये बताना, अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है इसका मतलब जैविक घटक है, और जैविक घटक अभी हमने आपको बताया भी था, वो होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जो सजीव होते हैं। तो क्या वायु सजीव है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जल सजीव है, ये भी नहीं है। पेड़ बिल्कुल सजीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चट्टानें सजीव नहीं होती हैं, तो ये अजैविक घटकों में आती है, नहीं बताना था, और नहीं हमारा पेड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, ईवीएस का ये जो हमारा आवास यानी कि शेल्टर जो चैप्टर था, इसके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे
जो कि कई बार यूटेट के एग्जाम में पूछे गए और इनकी संभावना भी आगे आने की रहती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।